हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाला है आईसर एप्टीट्यूड 2025 का। और हम लोग देखने वाले ये भी कि किस टाइप के पेपर आया था। और ये बता दे रहा हूँ कि आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है हर साल इसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं और 60 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स से पूछा जाता है, 15 क्वेश्चन फिजिक्स से, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री से। टोटल 45 क्वेश्चंस हुआ और 15 क्वेश्चन बायो, जो बायो स्टूडेंट अच्छे से स्टडी किया होगा वो अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएगा। और मार्किंग स्कीम अप टू जेई लेवल का मार्किंग स्कीम जो रहता है, जो जेई में पैटर्न है +4 -1, ये तुम्हारे पास ओवरऑल रहा। तो अब हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3-digit नंबर्स डिविजिबल बाय 5 आर देयर इन विच नो डिजिट्स आर रिपीटेशन। तो ध्यान देना, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 3-digit नंबर बनाना है, तो मेरे पास 3-digit नंबर बनाने के लिए मेरे पास 3 बॉक्स चाहिए। अब 3 बॉक्स में से डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। डिविजिबल बाय किससे होना चाहिए? 5 चाहिए। तो डिविजिबल बाय 5 होने के लिए यहाँ पर ध्यान देना है, लास्ट डिजिट जो चाहिए दैट इज 0 चाहिए। या तो कह सकते हो लास्ट डिजिट या तो 5 चाहिए। तो मेरे पास दो ही चॉइस है कि इन्हीं दो नंबर पे हम स्विच करके हम नंबर बना सकते हैं। तो इसके पास कितने सारी चॉइस होगा? जब 0 नहीं है तो यहाँ पर टोटल नंबर आ सकता है 9 नंबर, और इसके पास कितना आ सकता है? 8 नंबर। तो टोटल केस जो बनेगा यहाँ से 72 केस बनेगा, राइट, जब 0 नहीं रहेगा। और जब 0 अगर यहाँ पर 5 पुट किए हो तो फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं रख सकते हो। अगर फर्स्ट प्लेस पे 0 रखा तो वो 2 डिजिट बनेगा। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल चॉइस कितना रहेगा? 8 रहेगा। जब तुमने 1 पुट कर दिया तो मेरे पास अभी भी 0 है। 0 को छोड़ के कुछ भी एक नंबर पुट किया तो वहां पर मैंने एक नंबर यहाँ पर यूज हुआ, बचा मेरे पास 9 नंबर। 9 नंबर में से एक नंबर यहाँ पर यूज हुआ तो बचा 8 नंबर। तो यहाँ पर भी 8, दैट इज 64। ये बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में था। अब यहाँ से हम देख सकते हैं ये तुम्हारा हो गया 6, ये तुम्हारा हो गया 136। तो 136 इज राइट आंसर। तो ये क्वेश्चंस स्टार्टिंग जो पीएनसी स्टार्ट करते हैं वहां पर फर्स्ट यही बताया जाता है कि कैसे हम लोग स्विच करके बना सकते हैं। काउंटिंग वाले क्वेश्चंस थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है मैट्रिसेस से पूछा गया है, और मैट्रिसेस के बारे में बोला है कि हाउ मेनी वैल्यू ऑफ एक्स मैट्रिसेस ए इज सिमेट्रिक। जब सिमेट्रिक बोला गया है तो डायगोनल के अबाउट देखो, तो यहाँ पर डायगोनल है तो यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर भी -1, यहाँ पर 25 है तो यहाँ पर भी 25। तो ये सारी चीजें इक्वल होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं cos x इक्वल टू जो हो जाएगा दैट इज x² + 1 होगा, राइट। जब तुम्हारे पास ये चीज होगा तो बोला है कि वैल्यू ऑफ x क्या होगा जिसमें कि ये दोनों इक्विवेलेंट है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज माइंड में रखना, अगर मैं पूछूं इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है तो हम बोलोगे कि यहाँ पर x का वैल्यू मिनिमम x² का वैल्यू 0 हो सकता है। तो इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होगा, राइट। जब x का वैल्यू 0 रखोगे, जब x का वैल्यू 0 रखोगे तो तुम्हारे पास cos ऑफ 0 डिग्री इक्वल 0, cos ऑफ 0 इक्वल टू 0 + 1। तो cos 0 का वैल्यू 1, तो यही एक सेटिस्फाई करेगा। बाकी अदर वैल्यू अगर तुम लेना चाहते हो यहाँ पर तो π/2 या कोई भी वैल्यू रखो तो ये ग्रेटर 1 से ग्रेटर होगा। cos का वैल्यू हम जानते हैं ये तुम्हारे पास -1 से 1 तक आता है। सबसे मिनिमम वैल्यू तो कह सकते सबसे मिनिमम वैल्यू तो 1 ही है, तो इसमें x को दूसरा वैल्यू नहीं रख सकते, बस x इक्वल टू 0 रख सकते हो। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ओनली 1 सॉल्यूशन होगा, राइट। तो यहाँ पर ध्यान देना है। तो ये क्वेश्चंस भी इजी लेवल पे था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया दैट इज बाइनोमियल से पूछा गया। बाइनोमियल क्वेश्चंस में देखो क्या है, n इक्वल टू गिवन है सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर 10 तक दिया हुआ है, और -1 पे पावर r 10c(r), और यहां पर दिया हुआ है। अब चलो मैं इसको क्या कर देता हूं, इस चीज को थोड़ा सा ना ब्रेक कर देता हूं। तो अगर देखा जाए तो ये तुम्हारे पास हो गया 2 पे पावर 2r, और बाजू में 3 है, डिवाइड बाय 3 यहाँ पर 3। तो इस चीज को अगर अच्छे से लिखोगे तो ये तो तुम्हारे पास 2 पे पावर 2r हुआ, और नीचे क्या है 3 पे पावर 2r इंटू 3 पे पावर 20। तो हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 पे पावर कितना हो गया 20 - 2r, राइट। अब थोड़ा सा और मॉडिफाई करके देख लेते हैं। तो मॉडिफाई करोगे अगर थोड़ा सा तो यहाँ पर ये तुम कह सकते हो कि ये तुम्हारा हो गया 4 पे पावर r, राइट। और ये चीज अगर देखा जाए तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर, और ऊपर में कितना होगा 10 - r, राइट। और तुम इस चीज को ना इधर लेकर आ जाओ तो -1 पे पावर r। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं 10c(r).
तो अगर तुम अच्छे से रीअरेंज करोगे तो सिग्मा आर इक्वल टू 0 से लेकर 10, तो ये तुम्हारे पास कर सकते हैं बाइनोमियल का 4 और यहाँ पर होगा 9। तो अगर तुम थोड़ा सा अच्छे से देखो 10CR 9 पे पावर 10 माइनस आर, और ये क्या गया 4 पे पावर आर माइनस 1 पे पावर आर, तो ये तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म, ये तुम्हारे पास सेकेंड टर्म, राइट, जो हम लोग लिखते हैं। तो बाइनोमियल के अकॉर्डिंग तुम बता सकते हो आर इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है और 10 तक जा रहा है, तो n जो इक्विवेलेंट हो जाएगा यहाँ से देखो अच्छे से देख कर बता सकते हो, ये तुम्हारा हो गया 9 माइनस 4 पे पावर जो होगा दैट इज 10 तक जा रहा है, 10CR भी लिखा हुआ है तो यहाँ पर 10 दैट इज 5 पे पावर 10 है, ये तुम्हारा एक्चुअल में n था, राइट। क्या था n? 5 पे पावर 10। 5 पे पावर 10 क्या बोले किससे डिविजिबल होगा, तो डेफिनेटली तुम्हारे पास फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फंक्शन f तुम्हारा रियल नंबर से डिफाइन किया गया R टू R, बी फंक्शन गिवन f ऑफ x इक्वल टू ये दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा गया। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो चलो मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, f ऑफ x जो दिया हुआ है दैट इज cos ऑफ tan इनवर्स x, कुछ देर के लिए इसको थीटा मान लेता हूँ, कुछ देर के लिए इसको क्या मानता हूँ, इसको एज्यूम कर लेता हूँ tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू थीटा मान लिया मैंने, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो गया, tan थीटा हो गया, राइट। अगर x इक्वल टू tan थीटा, तो ये याद रखना अगर ट्रायंगल बनाऊं तो यहाँ पर तो थोड़ा सा ध्यान देना, तो tan थीटा जो होता है अगर थीटा इसको मानो तो सामने का p बाय tan थीटा जो होता है p बाय b होता है, राइट। तो ये तुम्हारा 1 हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये रूट अंडर कितना हो गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, राइट। ये चीज़ ध्यान देना। तो यहाँ पर आप पुट कर दो f ऑफ x इक्वल टू जो हो जाएगा दैट इज कॉस ऑफ थीटा होगा, राइट। यहाँ पर ध्यान देना कॉस ऑफ थीटा होगा, और कॉस थीटा को तुम उसके फॉर्म में लिख सकते हो। तो f ऑफ x इक्वल टू कॉस थीटा यहाँ से अगर मैं पूछूँ तो कितना आएगा 1 अपॉन ये आएगा, राइट। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अगर तुम इसको अच्छे से देखोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस 1/2 है। इसका डिफ्रेंशिएशन बता दो। तो इसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा f डैश एक्स, थोड़ा सा ध्यान देना, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यहाँ से निकल के आएगा माइनस 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पे पावर माइनस 3/2 हो जाएगा, और तुम्हारे पास अंदर का डिफ्रेंशिएशन तुम्हारा आना चाहिए दैट इज 2x, राइट। अब तुम्हें इसके बारे में पूछा गया है, तो ये फंक्शन है। तो मैं अगर इसको अच्छे से देखूं, तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखो मेरे पास f डैश x जो निकल के आया है वो है 2x, अच्छा 2 यहाँ से गायब कर सकते हो, तो माइनस एक्स, ध्यान देना माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर पे पावर 3/2 है, राइट। अब यहाँ पर ध्यान देना ये है कि ये f डैश एक्स है, f डैश एक्स का नेचर क्या होगा। अगर मैं x में निगेटिव रखूंगा तो ये वैल्यू ओवरऑल पॉजिटिव होगा, क्योंकि नीचे का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि x में निगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो ओवरऑल नीचे का वैल्यू तो पॉजिटिव है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं अगर मेरे पास x निगेटिव है तो f डैश एक्स जो आएगा दैट इज पॉजिटिव आएगा। अगर मेरे पास f डैश एक्स अगर पॉजिटिव है तो f डैश एक्स जो आएगा दैट इज निगेटिव आएगा। तो ये ऑप्शंस, अब देखना f डैश एक्स मतलब ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, और लेस देन 0 का मतलब होता है डिक्रीजिंग फंक्शन, ये चीज माइंड में रखना। तो यहाँ से कौन सा फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो अगर मैं बोलूँ x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 लोगे तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर था। लेस देन 0 पे तुम्हारा नहीं होगा, निगेटिव वैल्यू पे तुम्हारे पास यहाँ पर निगेटिव कोई नंबर रखो तो ये तुम्हारा निगेटिव रखो तो पॉजिटिव कर देगा, तो वही चीज बताया जा रहा है निगेटिव पे ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू ये वाले नेगेटिव है, और निगेटिव क्या नोटेशन करता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, राइट। अब आते हैं दूसरा ऑप्शन पे, ये दिया हुआ है -31 और ये डिटर्मिनेंट बोला है, तो डिटर्मिनेंट इसका अगर देखा है तो ये फॉर्म में लिखा गया, बस इसका डिटर्मिनेंट करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 15
x माइनस 5 माइनस 4 सॉरी 15x माइनस 5 प्लस 4, ये तुम्हारा दिया है 29 तक। बस इसको सॉल्व कर दो। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा हो गया -31, यहाँ से हो गया 15x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 29। 1 को उधर भेज दो तो इधर भेजोगे तो +1 कर दोगे तो यहाँ से हो जाएगा -30 और ये 15x और यहाँ से कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब तुम देखो डिवाइड कर दो तो ये कितना बचता है -2 से लेकर x का वैल्यू 2 तक। अब देखो क्लोज इंटरवल किस में है, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो x बिलोंग्स टू सॉरी यहाँ पर -2 से लेकर 2 पे क्लोज ब्रैकेट 2 पे होना चाहिए, -2 पे ओपन। तो ऑप्शन नंबर ए। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस देखा गया उसमें ऑप्शन नंबर ए आ रहे थे। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन नंबर 6, ये तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का है। तो इसमें जब तुम्हें क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है इस फॉर्म में लाने के लिए तुम्हें पास हमेशा माइंड में रखना, ऐसे क्वेश्चन क्लास में भी कराते हैं, ऐसे क्वेश्चन देखा भी गया था। तो जब भी ऐसे यहाँ पर नंबर हो तो हम थोड़ा सा इसको चाहेंगे थोड़ा सा रीअरेंज करने का। एक चीज बताना चाह रहा हूँ, अगर मेरे पास अगर मैं बोलूँ z इंटू जेड कंजुगेट जो होता है वो मॉड z का क्या होता है स्क्वायर होता है, राइट, क्योंकि मॉड z दिया हुआ है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर मैं z कंजुगेट के बारे में बात करूँ, ध्यान देना, z कंजुगेट के बारे में बात करूँ तो ये तुम्हारा हो जाएगा मॉड z का स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ z कंजुगेट जो हो जाएगा दैट इज मॉड ऑफ z। या ऐसे बोल सकते हो z बाय मॉड z कंजुगेट जो होगा 1 बाय z कंजुगेट होगा। अब देखो इससे होगा क्या, यहाँ पर ध्यान देना है कि या तुम इसको ये कर दो, थोड़ा सा इसको ट्राई करना है कंजुगेट में लाने का। तो कंजुगेट में अगर लाना है तो 1 बाय z1 तो 1 बाय z, तो 1 बाय z अगर मैं पूछूं तुमसे कितना होगा यहाँ से बताना थोड़ा सा, तो 1 बाय z इक्वल टू जो आएगा 1 बाय z इधर तुम लेकर आ जाओगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा z कंजुगेट डिवाइड बाय मॉड z का स्क्वायर हो जाएगा, राइट, ये होगा। अब चलो इस चीज़ को करते हैं। तो 1 बाय z, चलो इस चीज़ को लिखते हैं। तो 1 बाय z1 प्लस 1 बाय z2 माइनस 1 प्लस 1 बाय z3 प्लस 1। अब तुम इसको सॉल्व करोगे, ध्यान देना, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो 1 बाय z1, तो 1 बाय z1 के जगह पर लिख सकते हैं z कंजुगेट, क्या लिख सकते हैं z कंजुगेट z1 का कंजुगेट अपॉन मॉड z1 का स्क्वायर, मॉड z1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस 1 का कंजुगेट अपॉन में z2 माइनस 1 का कंजुगेट स्क्वायर, फिर इधर हो जाएगा z3 माइनस 1 का कंजुगेट प्लस और z3 प्लस 1 का मॉडुलस यहाँ पर, और ये तुम्हारे पास मॉडुलस वैल्यू रहेगा, राइट। अगर तुम इसको अच्छे से देखोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा, इसका वैल्यू दिया हुआ है 2z1 अगर पूछा जाए 2z1 इक्वल टू दिया हुआ है 2, तो z1 इक्वल टू तुम बोल सकते हो ये 1 होगा, ये कितना आएगा 1, और बाकी सब वैल्यू 2 दिया हुआ है। तो चलो इसका स्क्वायर लिखो, तो यहाँ पर जब स्क्वायर लिखोगे तो ये वैल्यू जो आएगा निकल के वो चीज़ देखना है। तो z1 कंजुगेट अपॉन में 1 प्लस z2 माइनस 1 का कंजुगेट अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस z3 प्लस 1 अपॉन में 4 हो जाएगा। अब ये तुम्हारे पास मॉडुलस वैल्यू है। अब इसको सॉल्व करोगे तो मेरा जो निकल के आएगा 4 टाइम्स ये रहेगा और बाकी सब ये रहेगा, और यहाँ पर क्या है तो ये चीज़ है। तो चलो इसको करते हैं। तो इसको करोगे तो यहाँ से आ जाएगा ये वैल्यू, ध्यान देना है, और इसका वैल्यू जो दिया हुआ है ध्यान रखना 2 दिया हुआ है, तो ये 2 के इक्विवेलेंट है, राइट। तो यहाँ से 4 से एलसीएम लोगे तो 4 इसमें मल्टीप्लाई होगा, 4 इधर भेज देना, तो ये 8 हो जाएगा। हम यहाँ से कर सकते हैं 4z1 कंजुगेट
प्लस Z2 -1 हो जाएगा। कंजुगेट उसमें ये रियल नंबर है, उस पर कंजुगेट तो कोई काम का नहीं, इस पर भी कंजुगेट, तो यहाँ पर हो जाएगा Z3 कंजुगेट +1, राइट। -1 +1 तुम्हारा गायब हो जाएगा, कैंसिल आउट। देन तुम्हारे पास बचता है क्या है, 8 = 4Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट प्लस Z3 कंजुगेट। ये अब कंजुगेट, हम अगर मैं पूछूं तुमसे, कंजुगेट ऑफ Z का वैल्यू जो होगा वो कंजुगेट ऑफ मॉड ऑफ Z होगा, वो समथिंग A है तो दोनों का वैल्यू A होता है, ये दोनों इक्वल होता है। तो यहाँ पर विदाउट कंजुगेट के साथ पूछा है, सेम चीज़ पूछा है, बस इसका कंजुगेट हटा दोगे तो वो वैल्यू भी कितना आएगा, 8 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा राइट आंसर था, इसमें ध्यान रखना, ठीक है। अगर इसने किसी ने भी तुक्का मारा होगा ए ऑप्शन, वो हम ये कह सकते हैं उसके अंदर गारंटी के साथ कि उसका काफ़ी अच्छा मार्क्स आया होगा। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, f ऑफ x एक फंक्शन है दैट इज x³ -3x, और यहाँ पर दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, राइट। ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा ऑप्शन ट्रू है, तो चलो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढ लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट जो रहेगा दैट इज इसका, अगर देखा जाए, चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, तो थोड़ा सा ये करता हूँ, f ऑफ x = जो तुम्हारे पास है x³ -3x, और ये तुम्हारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अगर तुम इसको थोड़ा सा कॉमन लेंगे तो ये तुम्हारा x² -3, और ये तुम्हारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, इसको क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहाँ पर जीरो हो रहा है, तो क्रिटिकल पॉइंट अगर देखा जाए तो इसके कौन सा 0 है, +√3 है और -√3 है। ये सारे पॉइंट पे तो चेक करना ही करना है, और एक इंटीग्रल पॉइंट पे भी चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूअस वही पूछा है, इंटीग्रल होगा या तुम्हारे पास हर एक वैल्यू पे होगा। तो चलो पहले क्रिटिकल पॉइंट पे अगर देखा जाए तो f ऑफ 0 पे चेक करना है, ठीक है। तो f ऑफ 0+ पे अगर देखोगे तुम्हारे पास है ये वैल्यू, तुम्हारे पास ध्यान देना x³ -3x, चलो इसको उसी फॉर्म में लिखो, x × x² -3, और यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब यहाँ पर समझना है तुझे, क्या समझना है कि अगर मैं f ऑफ x ही ये रहा, अब मैं अगर इसके अंदर 0 पुट करूंगा तो ये वैल्यू कंप्लीटली 0 है, राइट। और 0 इंटू तुम कुछ भी करो, इस जगह पर तुम्हारे पास फ्रैक्शनल पार्ट 0 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, अगर फ्रैक्शनल पार्ट 0 करेंगे तो उसमें 0 आएगा। तो ओवरऑल ये वैल्यू कुछ भी आए तो ओवरऑल तो 0 रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो आने वाला है दैट इज इक्वल आएगा। तो 0 पे जो होगा, याद रखना x = 0 पे जो होगा दैट इज फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये चीज ध्यान देना, फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। अब देखते हैं दूसरा वैल्यू। अगर मैं तुम्हें पूछूंगा f ऑफ √3 का वैल्यू, √3 पे क्या आएगा, तो √3 पे अगर चेक करोगे, ध्यान देना, तो √3 पे ये वैल्यू, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, कंप्लीटली 0 होगा। और यहाँ पर √3 रखोगे दैट इज 1.41, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे जो भी वैल्यू यहाँ पर 0, तो वो कंप्लीटली 0। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इवन तुम देखोगे f ऑफ -√3, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो ये डायरेक्टली भी बोल सकता है, तो मल्टीप्लिकेशन एक फैक्टर है, जहाँ पर जीरोस आते हैं वहाँ पर चेक करना रहता है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन ये चेक कर सकते हो कि कोई इंटीग्रल पॉइंट है जहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस होता है। अगर ये कंटिन्यूअस है इन तीनों पॉइंट पर, अब मेरे को चेक करना है कि इंटीग्रल पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो इंटीग्रल पॉइंट कोई एक एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं f ऑफ 1 पे चेक करते हैं। तो 1+ पे अगर इसका वैल्यू चेक करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 1 मल्टीप्लाई -2, राइट। ये मॉडुलस वैल्यू रहेगा। यहाँ पर अगर देखोगे तो 1+ पे इसका वैल्यू देखना है, तो ये तुम देखोगे तो ये तो -2 है, तो यहाँ तो 2 × 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही। अब यहाँ पर f ऑफ 1- पे चेक करोगे तो इसका वैल्यू जो अगर देखोगे तो यहाँ से आ जाएगा 1- इसका वैल्यू, तो तुम्हारे पास 2 ही रहने वाला है। फिर से यहाँ पर कितना रहने वाला है, 2 ही रहने वाला है, पुट करने वाला है डायरेक्ट। 1- का मतलब होता है लिमिटिंग वैल्यू हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर तुम्हारा 2 ही रहने वाला है। और बाजू में अगर मैं तुम्हें बोलूंगा 1- पे क्या वैल्यू आएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1- पे वैल्यू जो आता है दैट इज 0.99 का, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देखोगे दैट इज 0 आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं 2 × 0, तो ये वैल्यू 0। तो हम यहाँ से कह सकते हैं इसका वैल्यू 2 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जो आएगा दैट इज 0 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं इंटीग्रल वैल्यू पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन इंटीजर में एक वैल्यू ये भी था जहां पर कि कंटिन्यूअस हो रहा था,
तो हम ये बोल सकते हैं नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यू पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन, नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यू पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है, यहाँ पर डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। तो यहाँ पर LHL नॉट इक्वल टू RHL है, तो इससे पता चला डिसकंटिन्यूटी आएगा इंटीग्रल वैल्यू पर। एक वैल्यू पर वैसे ही दूसरा वैल्यू रखोगे, ये वैल्यू सेम देगा लेकिन उधर का वैल्यू एक आगे और पीछे आएगा, किसकी वजह से, एक ग्रेडेड इंटीजर की वजह से। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि L विद ए टेंजेंट टू द इलिप्स। अब देखो इसका टेंजेंट टू द इलिप्स है, तो मैं अगर इलिप्स का टेंजेंट निकालना है इस पॉइंट पर तो हम निकाल सकते हैं। फिर क्या बोला, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन L पासिंग थ्रू दिस वन। तो हम ये देखना है कि इसका स्लोप क्या है, ठीक है, और स्लोप जो होगा उसका परपेंडिकुलर लाइन निकाल सकते हैं। ऐसे कर सकते हो कि मेरे पास एक इलिप्स है सच, और ये इसका टेंजेंट है, मान लेते हैं ये क्या है, टेंजेंट है। एक लाइन है जिससे पास कर रहा है, किससे, पासिंग थ्रू 2,0, और उसका जो यहाँ पर स्लोप बन रहा है दैट इज 90 डिग्री। ये क्वेश्चन है। तो चलो इसका टेंजेंट का इक्वेशन निकालते हैं। टेंजेंट का इक्वेशन कोई भी कॉनिक में t = 0 होता है, और t = 0 यहाँ से पुट कर दो। तो ये तुम्हारा क्या होगा, x × x डैश प्लस 16 × y डैश इक्वल टू 4 हो जाएगा, राइट। हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट करो। x में तुम्हें 1 पुट करना है तो ये तुम्हारा x हो जाएगा, और इसमें तुम्हें पुट करना है 16 × √3/4 y इक्वल टू 4। तो यहाँ से स्लोप देखना है, ये तो 4 तुम्हारा यहाँ से गया, हम ये बोल सकते हैं x प्लस 4√3 y इक्वल टू 4, राइट। अब यहाँ पर तुम आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो ये तुम्हारा जो निकल के आएगा, इसका स्लोप जो आएगा, स्लोप ऑफ इलिप्स ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो टेंजेंट का जो स्लोप आएगा दैट इज ये तुम्हारा आ जाएगा -1/4√3। तो परपेंडिकुलर जो होगा, परपेंडिकुलर स्लोप जो होगा 4√3 आएगा, राइट। कहाँ से आएगा, m1 × m2 जो करते हैं, m1 × m2 जो आता है दैट इज परपेंडिकुलर दो लाइन रहता है तो वहाँ पर -1 करते हैं, राइट। तो हम यहाँ से कह सकते हैं इसका स्लोप जो आएगा 4√3। अब तुम्हारे पास y - 0 अपॉन x - 2 इक्वल टू जो आएगा 4√3 की इक्विवेलेंट है। अब इसको सॉल्व कर दो, तो y इक्वल टू जो आ जाएगा 4√3 x - 8√3। ये देख लो ऑप्शन में कौन सा है, जो ऑप्शन होगा उसको तुम क्लिक कर सकते हो, या x - 2। तो यहाँ पर x - 2 को कॉमन लिया तो ऑप्शन नंबर 4√3, तो ऑप्शन नंबर ए फिर से आ रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या बोला है, दो वेक्टर है जिसका कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 15। अब यहाँ पर तुम्हारे पास एक वेक्टर है a क्रॉस समथिंग, और फिर से वही वेक्टर b से कर रहा है, वो दोनों इक्वल है। तुमसे पूछा है इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, कुछ एज्यूम कर लेते हैं। चलो ये तुम्हारे पास a क्रॉस दिया हुआ है 3i - 4j + 5k कैप। अब समझना है यहाँ पर थोड़ा सा, वही वेक्टर, सेम वेक्टर जो दिया हुआ है दैट इज मान लेते हैं 3i - 4j + 5k कैप क्रॉस b दिया हुआ है। क्या दिया, क्रॉस b दिया हुआ है। अगर मैं कुछ देर के लिए इसको p मान लूं तो a क्रॉस p वेक्टर इक्वल टू ये तुम्हारा हो जाएगा p वेक्टर क्रॉस b। अगर मैं दोनों को एक साइड लेकर आ जाऊं, इसको p मान लिया कुछ देर के लिए, p एज्यूम कर लो, तो अब यहां से अगर देखोगे तो a क्रॉस p वेक्टर, a वेक्टर क्रॉस p वेक्टर माइनस में तुम्हारे पास p वेक्टर क्रॉस b वेक्टर रहेगा और इक्वल टू 0। अब यहां से देखोगे अगर तुम इसको ऐसे कर सकते हो क्या, a क्रॉस p, क्या मैं इसको प्लस लिख सकता हूं क्या, b क्रॉस p, राइट। अब यहां पर देखो a + b क्रॉस p का वैल्यू जो होगा दैट इज 0। और ये कब पॉसिबल है, दो वेक्टर मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, या तो ये 0, या तो ये 0, या तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, राइट। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये दोनों वेक्टर तो 0 है नहीं, p वेक्टर भी 0 है नहीं, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि ये a क्रॉस a + b वेक्टर जो होगा दैट इज, सॉरी ये वेक्टर 0 कब होता है, जब एक दूसरे का मतलब sin θ 0 डिग्री, मतलब कि हम ये कह सकते हैं
ए प्लस बी वेक्टर जो हो जाएगा वो लैम्डा टाइम्स पी वेक्टर होगा, राइट। लैम्डा टाइम्स क्या होगा, पी वेक्टर होगा। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी जो होगा दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। अगर देखा जाए लैम्डा टाइम्स पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर देंगे, और पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ यहाँ से, पी वेक्टर इसको माना है तो इसका पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25 प्लस 25 50, तो 5 रूट। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ये वेक्टर जो आएगा लैम्डा टाइम्स 5 रूट 2 होगा, और इवन इसका भी मैग्नीट्यूड पता है मेरे को, इसका भी मैग्नीट्यूड मेरे को पता है क्या है। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर देखो तो 15 है, तो हम लेमडा का वैल्यू निकल गया, तो लेमडा का वैल्यू निकला, वहाँ से ए प्लस बी का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं ये वाला वैल्यू 15 है, लेमडा टाइम्स 5 रूट 2, राइट। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ये तुम्हारा 3, तो हम लेमडा का वैल्यू जो आया यहाँ से ध्यान देना, लेमडा का जो वैल्यू आया दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड, तो ये तुम्हारा हो गया 3 बाय रूट 2, लेमडा का वैल्यू जो आ जाएगा दैट इज प्लस माइनस 3 बाय रूट 2 आएगा, राइट। तो 3 बाय रूट 2, अब 3 बाय रूट 2 लेमडा का वैल्यू आया, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू का मतलब क्या हुआ, ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ ए प्लस बी। अब ये ध्यान देना, यहाँ पर मैग्नीट्यूड अगर निकालना है ए प्लस बी डॉट करना है 2i प्लस 3j प्लस, अच्छा यहाँ पर तो पता चल ही गया, तो हम लेमडा का वैल्यू पता चल गया, तो हम यहाँ पर ए प्लस बी का वेक्टर बता सकते हैं कितना आएगा, ये वाला वेक्टर बता सकते हो क्या, तो ये वाला वेक्टर क्या आएगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि लेमडा का वैल्यू जो है प्लस माइनस 3 बाय रूट 2, और अंदर में जो रहेगा पी वेक्टर जो है दैट इज 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, राइट। तो अब ध्यान देना, तो यहाँ पर a प्लस बी का वेक्टर भी पता चल गया, दैट इज कितना है प्लस माइनस रूट 3, तो प्लस माइनस 3 बाय रूट 2। अब यहाँ पर जो है दैट इज a प्लस बी दैट इज 3i माइनस 4j प्लस 5k कैप, राइट। अब यहाँ पर डॉट कर दोगे किसके साथ, इसके साथ, तो 2i माइनस प्लस 3j प्लस k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड देना है, तो मैग्नीट्यूड में तो 3 बाय रूट 2 आ गया। अब इन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड करोगे डॉट प्रोडक्ट में हम जानते हैं i डॉट i करते हैं और j डॉट j k डॉट k, तो यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस 3 इंटू 2 दैट इज 6, ये दोनों मल्टीप्लाई करो दैट इज 12, और सॉरी ये तुम्हारा माइनस प्लस यहाँ पर है तो माइनस 12, और ये तुम्हारा आ गया प्लस 5, तो ये तुम्हारा जो आएगा इसका मैग्नीट्यूड दोगे दैट इज 3 बाय रूट 2 ये आ जाएगा, राइट। क्योंकि इसका करोगे तो 1 आएगा -1, तो -1 अगर देखोगे तो 3 बाय रूट 2, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर था। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में करना ये था कि हम कुछ एज्यूम करके देखना था कि ये दोनों वेक्टर कैसा बनेगा। तो ए प्लस बी वेक्टर यहाँ पर एक्सचेंज किया, पता चला कि ये वेक्टर लेमडा टाइम से पैरेलल वेक्टर है। जीरो कब होता है, जब तुम्हारे पास कह सकते हो कि ए प्लस बी वेक्टर इज पैरेलल टू पी वेक्टर, राइट। तो लेमडा टाइम से यहाँ पर पी करेंगे और वहाँ से लेमडा का वैल्यू निकाल के हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो बोला है डेरिवेटिव ऑफ लॉग साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स। तो यहाँ पर क्या करते हैं, साइन एक्स को कुछ देर के लिए, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है और उसको डेरिवेटिव करना है, मतलब इसको रिस्पेक्ट में डिफरेंस है, इसको कुछ देर के लिए टी मानेंगे, तो हम ये बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन जो बोला गया विथ रिस्पेक्ट टू टी बोला है, तो लॉग ऑफ टी का स्क्वायर पूछा है, राइट। अगर इसको कुछ देर के लिए वाई मानेंगे तो हमको क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में। तो बताओ यहाँ से डी वाई बाई डी टी जो होगा दैट इज हम ये कह सकते हैं कि 1 बाय टी का स्क्वायर, और या तो 2 को बाहर भी ले सकते हो इंटू 2t, तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा दैट इज डी वाई बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएशन, इसको कुछ देर के लिए वाई माना, तो यहाँ से पता चला कि 2 बाई टी आया, और t किसको एज्यूम किए थे, तो 2 तो जो एज्यूम किए थे दैट इज साइन एक्स, तो साइन एक्स अगर यहाँ पर लिखोगे तो ये तो 2 cosec x, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा विद इन 1 मिनट के अंदर बनता, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब आते हैं ये वाला क्वेश्चन, एस एन दिया हुआ है
फर्स्ट एन टर्म ऑफ सीक्वेंस A1 A2 A3 ऐसे करके Sn+3 माइनस Sn इक्वल टू 13n प्लस ये। तो यहाँ पर ध्यान देना Sn+3 माइनस Sn इक्वल टू जो दिया हुआ है दैट इज 13n प्लस 7 दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, n में कुछ वैल्यू रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं। मुझे जो फाइंड करना है ये वाला वैल्यू चाहिए, ये 13 माइनस 8n। तो Sn का मतलब ये हुआ कि हम ये कर सकते हैं कि इसका सम जो होगा A1 A2 ऐसा करके तुम्हारे पास जो गया है An+3 तक गया है, राइट। और इधर अगर देखा जाए इधर माइनस करना है A1 प्लस A2 प्लस Sn का मतलब होता है An तक इक्वल टू तुम्हारे पास 13n प्लस 7 है। अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इसमें भी A1 इसमें भी A1 तो ये An तक कट जाएगा, राइट। अब बचेगा क्या है इसके पास An+1 An+2 और An+3 जो इसका वैल्यू होगा 13n प्लस 7 होगा। समझ में आ रहा? अब यहाँ से हम लोगों को फाइंड करना है A13 और A10। A13 लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, n इक्वल टू 3 यहाँ पर 10 रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा 10। 13 के लिए क्या चाहिए मेरे को, n इक्वल टू यहाँ पर हमको रखना पड़ेगा n इक्वल टू 10। तो n इक्वल टू 10 पुट कर दो तो तुम्हारे पास A11 प्लस A12 प्लस A13 जो इक्विवेलेंट होगा दैट इज यहाँ पर 10 रखो। 10 रखोगे तो 130 प्लस 7 करोगे दैट इज 137, राइट। और तुम्हारे पास जो एक्स्ट्रा आ गया दैट इज ये दो टर्म आ गया, मुझे चाहिए नहीं। चलो दूसरी बार में हमको n इक्वल टू जरा रखेंगे 12 और 11, तो n इक्वल टू यहाँ पर 9 रख दो। क्या रख दो, 9 रख दो। 9 जब रखोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा A10 प्लस A11 प्लस A12 इक्वल टू यहाँ पर 9 जब रखोगे 13 इंटू 9 तुम्हारा जो इक्विवेलेंट होगा दैट इज 7 और तुम्हारे पास 117, तो 117 प्लस 7 तो ये निकल के जो आएगा दैट इज 421। अब इन दोनों को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। आई थिंक दिख गया होगा तुम लोगों को कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तुम्हारा माइनस हो गया, तो ये तुम्हारे पास ये गया, ये यहाँ से ये गया। अब इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 13 माइनस A10 जो निकल के आएगा दैट इज 137 माइनस ये 24 37 7 में तुम्हारे पास 4 गया तो तुम्हारे पास कितना हुआ 3 1 तो 13 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए, फिर से ऑप्शन नंबर ए, आई थिंक ऑप्शन नंबर ए इज ए फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5 फेयर कॉइन्स टॉस्ड इंडिपेंडेंटली, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट व्हाट टू लिस्ट एटलीस्ट 2 हेड एपियर, एटलीस्ट क्या पूछा है 2 हेड एपियर होना चाहिए। 2 हेड एपियर होने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर 2 हेड एपियर होना चाहिए, तो हम तुमसे प्रोबेबिलिटी पूछा है जब तुम्हारे पास एटलीस्ट 2 मतलब ज़्यादा 5 हेड आ सकता है, राइट। 5 बार टॉस किया है तो हम ये कह सकते हैं कि हेड का जो नंबर होना चाहिए दैट इज 2 से ग्रेटर होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि उसको माइनस कर दो जिसमें प्रोबेबिलिटी हेड एक भी ना आए दैट इज 0, और दूसरा उसको भी माइनस कर दो जिसके अंदर एक ही हेड आए, राइट। नंबर ऑफ हेड जो आना चाहिए वो एक आना चाहिए, एक ही बार आए। हम वो सारे केसेस को माइनस कर देंगे जिसमें नंबर ऑफ हेड है 0 रहे और नंबर ऑफ हेड कितना है ये। तो यहां से ये कह सकते हैं माइनस, तो नंबर ऑफ हेड 0 हो तो हम ये कह सकते हैं सिलेक्शन करने का जो तरीका होगा 5 में से 0 सिलेक्शन करना है और इनटू हर एक हेड का जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 1/2 पे पावर कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, राइट। और माइनस तुम्हारे पास 5C1 1 टाइम हेड है इंटू 1/2 प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 पावर 5। तो यहाँ से वैसे भी देख सकते हो, नहीं तो ऐसा कर सकते हो कि 5 टाइम टॉस किया जिसमें टेल 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 आया है, तो वहाँ से हम ये कर सकते हैं कि 1/2 1/2 1/2 दैट इज 1/32, ये भी तुम्हारा 1/32 आएगा, ठीक है। एक बार हेड आए तो पहला हम ये कह सकते हैं पहले सिनेरियो में हेड आए फिर सेकेंड सिनेरियो में आए तो इसे 5 टाइम्स आएगा तो 5/32 होगा, राइट। तो वैसे भी सोच सकते हो। तो 1 माइनस ये तुम्हारे पास 1 होता है तो ये 1/32 और माइनस 5/32, यहाँ तक सही है। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 माइनस 6/32। अब देखो ऑप्शंस में 32, चलो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 3/16 और यहाँ से आ जाएगा 16 माइनस 3/16
तो ऑप्शन जो आएगा 13/16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखो कोई है 13/6, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक जितना भी क्वेश्चंस किया गया है तो ये देखा मैंने कि ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा करेक्ट आंसर था। अगर किसी ने तुक्का मारा होता तो सोच सकते हो आप लोग। अब यहां पर क्वेश्चन बोला गया है कि ये फंक्शन कैसा है, 1 1 है, ऑनटो है, 1 1 है, ऑनटो नहीं है। तो 1 1 और ऑनटो, इसके लिए हम ग्राफ भी बना सकते हैं, बहुत ईजियर वाला है। तो चलो इसका ग्राफ बनाकर दिखाता हूँ। तुम्हारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये दिया हुआ है, अगर देखा जाए इसका फैक्टर तो x माइनस 5 और x प्लस 1। x जब ग्रेटर देन 1 है और ये 2x है जब x लेस देन 1 है। तो अगर मैं तुम्हें ग्राफ बनाने बोलूँगा तो इसका जीरोस कहाँ पर है, 5 पर है एक बार और एक बार -1 पर है। और ग्राफ जो बनेगा अपवर्ड बनेगा, तुम कह सकते हो ग्राफ कुछ ऐसा बना होगा, राइट। लेकिन इसका ग्राफ जो लेना है तुझे, x का कौन सा वैल्यू से स्टार्ट करना है, तो हम ये कह सकते हैं x के 1 के वैल्यू से स्टार्ट करना है। तो यहाँ से जो ग्राफ होगा ये वाला ग्राफ ब्रेक कर जाएगा, तो इधर वाला ग्राफ जो बन रहा है ये तुम्हारे पास फालतू का हो गया, राइट। और दूसरा ग्राफ जो बनेगा 2x, तो 2x अगर देखा जाए तो 2x जो ग्राफ बनेगा दैट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा 0 पे 0। तो हम कह सकते हैं जिसका स्लोप 2 हो तो ऐसा बनेगा और कुछ ऐसा जाएगा, राइट। तो हम ये कह सकते हैं ग्राफ जो तुम्हारा रहेगा ओरिजिनल ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, यहाँ तक जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ से फिर ऐसे जाएगा, ठीक है। अब ग्राफ क्या बोला है, 1 to 1। 1 to 1 का मतलब ये होता है, ध्यान रखना, 1 to 1 का मतलब होता है 2x पे एक y वैल्यू ना आ जाए, ये चीज़ ध्यान देना। तो उसको चेक करने का तरीका है कि हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ऐसे ड्रॉ करें, तो तुम्हारे पास फाइनल जो ग्राफ बना देख सकते हो ऐसा 1 से ऐसा गया है और इधर से यहाँ पर ऐसा, ये फाइनल ग्राफ रहेगा। अब तुम हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मेनी टू 1 और 1 to 1 चेक करने के लिए ग्राफ है, तो अब तुम चेक कर सकते हो 2 टाइम्स कट क्या, ये तो मेनी टू 1 हो गया, क्या हो गया, मेनी टू 1 हो गया, मतलब कि मेनी टू 1 फंक्शन हो गया। और 1 to 1 तो हुआ नहीं, 1 to 1 तो नहीं है, ये बता दिया है। और इसका फंक्शन का अब ऑनटो के लिए हम चेक करते हैं इसका कोडोमेन और रेंज। इसका रेंज देखा जाए तो ये भी R से R तक जाएगा, और इसका कोडोमेन, तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज है, इसका रेंज जो हो जाएगा R हो जाएगा। तो रेंज तो R है और कोडोमेन भी R दिया हुआ है, तो हम ये बोल सकते हैं ऑनटो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए भी परफेक्ट था। अब आते हैं ये वाला क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चंस जो पूछा गया डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन चलो सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस 9xy इक्वल टू x⁴ दिया हुआ है। अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, डिवाइड कर देते हैं। तो ये तुम्हारा हो जाएगा dy/dx, अगर तुम x² से डिवाइड दोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 9y/x² इक्वल टू x², तो ये तुम्हारा x² हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर बता दो क्या होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा x वाला टर्म को लेना है, यहाँ पर x² नहीं आएगा, ध्यान देना, एक x कट जाएगा अपॉन यहाँ पर 9y/x होगा, ठीक है। यहाँ से एक x से इसको डिवाइड दो कम्प्लीटली, तो x² यहाँ से डिवाइड दो, यहाँ पर भी x² से डिवाइड दो, यहाँ पर भी x² से डिवाइड दो, तो यहाँ पर तुम्हारा x आएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पे पावर क्या हो जाएगा, e पे पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर 9/x dx, राइट। अगर तुम इसको अच्छे से देखोगे तो e पे पावर 9 ln x कितना हो जाएगा, ln x, और 9 ln x तो हम ये बोल सकते हैं e पे पावर ln x पे पावर 9, और इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर x पे पावर 9। अब जब तुम्हें इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता चल गया तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन भी बताया जाता है कि इसका डायरेक्ट जो सॉल्यूशन होता है IF इंटू वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन IF इंटू एक्स, राइट, सॉरी ये जो बाजू में, तो यहाँ पर x², राइट। तो IF तुम्हारे पास x⁴ आ गया इंटू वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाओ, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाओगे तो दैट इज x⁴, तो x⁴ इंटू x का स्क्वायर दैट इज x⁴11 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं x⁴12/12 प्लस c हो जाएगा। तो मेरे पास फाइनल जो आंसर हो गया x⁴9 इंटू वाई इक्वल टू x⁴12/12 प्लस c हो गया। अब तुम इसको सॉल्व करोगे तो c को एलिमिनेट करने के लिए इसने एक चीज़ दिया है y = 0, x = 1 बोला है,
वाई एक्स इक्वल टू 1 पे कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर 0 रखोगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, 1 रखोगे तो 1/12 प्लस सी, तो सी का वैल्यू जो आएगा 1/12 आएगा माइनस के साथ। अब जब ये चीज़ रहेगा तो हम मेरे पास फाइनल इक्वेशन, अब यहाँ पर 12y है तो हम क्या करते हैं, तो पहले x पावर 9 इंटू वाई इक्वल टू तुम्हारे पास x पावर 12 अपॉन 12 माइनस 1/12, 12 को एलसीएम लेकर उधर भेज देते हैं और x पावर 9 को इधर लेकर आते हैं, तो 12y इक्वल टू जो हो जाएगा x पावर 12 माइनस 1 अपॉन में x पावर 9 हो जाएगा। अब यहाँ से डिवाइड करोगे तो x का क्यूब माइनस जो होगा 1/x पावर 9 रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो हर बार देखा जा रहा है ऑप्शन नंबर ए को बनाया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन है, डिफिनिट इंटीग्रेशन है। तो ऐसा एक चीज़ बता दे रहा हूँ, इसमें तुम्हारे पास x है, cos x भी है, sin x है। तो cos x sin x हो तो कंबाइन करके हम sin 2x cos x कह सकते हैं, x बाजू में है। तो हम थोड़ा सा एक प्रॉपर्टीज यूज़ करेंगे, दैट इज़ तुम लोग भी देखा होगा, अगर मेरे पास a से b f ऑफ x dx पूछा जाता है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये इक्वल होता है a से b a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, राइट। ये लोग प्रॉपर्टीज हम लोग बताया जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही अप्लाई करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये दिया हुआ है, चलो इसको दोबारा लिखते हैं। तो हम यहाँ पर 0 से पाई, अब इन दोनों का सम जो होगा हम ये कर सकते हैं, x को रिप्लेस करना है तो x को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, पहले इसको लिख लेते हैं x इंटू कॉस एक्स और ये तुम्हारे पास साइन एक्स डी एक्स, राइट। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रिप्लेस करेंगे, फिर से आई लिख सकते हो और 0 से पाई, ठीक है। x को रिप्लेस करना है, यहाँ पर ध्यान देना x को रिप्लेस करना है a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब इन दोनों का सम माइनस एक्स। तो x को रिप्लेस करना है तो पाई माइनस एक्स से करना पड़ेगा, राइट। अब पाई माइनस एक्स रखोगे तो यहाँ पर तो तुम्हारे पास पाई माइनस एक्स हो गया, फिर कॉस पाई माइनस एक्स हो तो कॉस एक्स होगा, मॉड के अंदर है, और साइन पाई माइनस एक्स जो हो जाएगा माइनस, अगर ये चीज़ मॉड में नहीं रहता तो माइनस कॉस एक्स करके करते हैं। साइन पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में तुम्हारे पास साइन एक्स, तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, तो कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स, राइट। अगर देखा जाए तो इन दोनों को सम कर दिया जाए तो यहाँ से 2i हो जाएगा। अब देखो अच्छे से, यहाँ पर x साइन एक्स कॉस एक्स है, यहाँ पर माइनस के साथ है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा और पाई टाइम्स ये रहेगा। तो मेरे पास इंटीग्रेशन जो हो जाएगा 0 से पाई, पाई टाइम्स कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स। अगर तुम्हें इसका इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है तो इजीली तुम फाइंड कर सकते हो, कैसे, पाई तो एक कांस्टेंट, इसको बाहर ले सकते हो। अब तुम्हारा थोड़ा सा ध्यान देना, 0 से पाई के इंटरवल में साइन, 0 से पाई बाई 2 के इंटरवल में तो साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल पॉजिटिव रहता है, लेकिन कॉस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है। हम क्या करते हैं, इसका इंटरवल को तोड़ देते हैं, पाई को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। अब इंटरवल जो लेंगे दैट इज 0 से पाई बाई 2। अब यहाँ पर कॉस एक्स में ओपन होगा, मॉड को तोड़ना है, इंटू साइन एक्स कर सकते हो, राइट। प्लस जो होगा इंटीग्रेशन बोल सकते हो, पाई बाई 2 से लेकर पाई तक रहेगा, ये माइनस कॉस एक्स होगा और साइन एक्स होगा डी एक्स। अब थोड़ा समझना, ये माइनस कहाँ से आया, माइनस इसलिए आया कि हमने क्या किया, इंटरवल को सेकंड क्वाड्रेंट में ले लिया, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस एक्स जो होता है वो निगेटिव होता है, तो हम मॉड जो ओपन होगा माइनस के साथ ओपन करेंगे, राइट, तभी वो तुम्हारा ओवरऑल पॉजिटिव देगा। तो अब तुम्हें माइनस से मल्टीप्लाई करके इसका इंटीग्रेशन निकालना है, 2i की इक्विवेलेंट है, तो 2i की इक्विवेलेंट है, तो अब इसका इंटीग्रेशन अगर देखा जाए तो इसको भी इजीली तुम कर सकते हो। इसको क्या करो, यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड दे दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड दे दो। ये तुम्हारे पास इंटीग्रेशन जो तो पूछा गया है दैट इज 1/2, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन 2x dx 0 से लेकर पाई बाई 2 माइनस ऑफ 0 पाई बाई 2 से लेकर पाई, और ये भी तुम्हारे पास 1/2 बाहर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड, तो यहाँ पर भी हो जाएगा साइन ऑफ 2x dx। अब इंटरवल अलग अलग एक साथ नहीं लिख सकते, अब कोसाइन एक्स का अब मल्टीप्लाई ओवरऑल पाई से है, तो इसका इंटीग्रेशन देख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन अगर मैं तुम्हें पूछूं तो ये पाई टाइम्स है, तो हम ये कर सकते हैं 1/2 को कॉमन ले लेते हैं, तो हम ये कर सकते हैं 2i इक्वल टू पाई बाई 2, अंदर में जो इंटीग्रेशन होगा इसका,
और हम इंटरवल को P2 भी कर देंगे। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, किसका डिफ्रेंसिएशन है, साइन एक्स। किसका डिफ्रेंसिएशन होता है, साइन एक्स, कॉस एक्स का, राइट, माइनस कॉस एक्स का होगा, राइट। कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, साइन माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर साइन एक्स तो हम उल्टा कर देंगे, तो माइनस कॉस 2x अपॉन में 2। अब इंटरवल जो रहेगा, ध्यान देना है, वो रहेगा 0 से लेकर π/2, माइनस रहेगा माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, कहाँ से, π/2 से लेकर पाई तक रहेगा, राइट। अब इसका वैल्यू ले, यहाँ पर कह सकते हैं π/4 हो गया ये, i इक्वल टू, तुम्हें i चाहिए। अब इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करके देखो तो क्या आता है। अगर यहाँ पर पुट करोगे तो पहली बार π/2 पुट करोगे तो cos पाई पे जो वैल्यू आता है वो कितना आता है, cos पाई पे वैल्यू जो आता है वो कितना आता है, -1। अब -1 और पहले से -1 है तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा, फिर माइनस करोगे, cos 0 पे कितना होता है, 1। अब थोड़ा सा ना इसको सॉल्व करने के लिए माइनस बाहर ले लो ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, तो -1/2, फिर माइनस cos 0 पे माइनस बाहर ले लिया हूँ मैं, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/2, राइट। और फिर माइनस इसके अंदर में देखते हैं, ये माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, cos 2x/2, पाई पुट करोगे तो 4 पाई, cos 4 पाई पे कितना होता है, cos पाई 3 पाई पे निगेटिव होता है, cos इवन पाई पे क्या होता है, पॉजिटिव। तो 1/2 माइनस ऑफ पाई पे क्या होगा, -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो दैट इज 1/2। अब यहाँ पर देखो 1/2 निगेटिव, ये तो ओवरऑल 1 है, ये भी 1 है, ध्यान देना, ये भी तुम्हारा 1 है, इधर से मल्टीप्लाई होगा तो 1, ये भी 1, तो 2। तो हम ये कह सकते हैं कि π/4 इंटू 2, ये तुम्हारा आ जाएगा π/2। तो आंसर, फाइनल आंसर विल बी π/2। तो हमने देखा कि जितने भी क्वेश्चंस है उसके सारे के सारे ऑप्शन ए देखा, और जिसने भी तुक्का मार्क किया होगा डेफिनेटली वो टॉपर बना होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट अलग अलग पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए बाय।